नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर फिर से आप लोगों का जनजाति के सेकंड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 8 रिसेंट में हम फ्री क्लासेस पढ़ रहे हैं और हमारी 3 सीरीज़ चल रही है। एक इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ जिसमें प्राचीन भारत का 6 या 7 लेक्चर अपलोड हो चुका है, और इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ जिसमें 3 क्लासेस उसका भी 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है, और एक है जनजाति की सीरीज़, छत्तीसगढ़ की वृहद जनजाति की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये आपका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर को हम 2 पार्ट में किए थे, क्योंकि वो होता ये है कि मैं मान लो अगर व्हाइट बोर्ड में पहले से नहीं लिखा हूँ और लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो लंबा बन जा रहा है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर वीडियो लंबा बन जा रहा है, आप भले ही व्हाइट बोर्ड में लिख दो, आपके टीचिंग पे हमको पूरा भरोसा है, और व्हाइट बोर्ड में लिखने के बाद में आप पढ़ाओ तो वीडियो कम समय पे हो जाएगा। और आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो फिर पढ़ा रहे हो, लिख लिख के पढ़ा रहे हो तो समय लग रहा है। मैं बोला चलो भाई एक क्लास उनके हिसाब से भी कर लें। तो ये जनजाति का आपका सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बारीकी बताऊंगा, कुछ ऐसे चीज़ बताऊंगा जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि कुछ सेक्शन कल साक्षरता वाला छोटा हुआ था कि साक्षरता में हम क्या लें कितना लें। तो जनजातियों का जो साक्षरता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, वो आज वर्तमान में 59.1% एसटी का साक्षरता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये साक्षरता मैं पूरा छत्तीसगढ़ का नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 70.23 है, वो अलग चीज़ है, और टोटल साक्षरता है। ये जो साक्षरता है ये केवल आदिवासी समुदाय का या एसटी समुदाय का है, जिसमें महिलाओं का और पुरुषों का आपको साक्षरता देखना है। मेल में पुरुष, फीमेल में आपकी महिलाएं। तो मेल का 69.7% लिटरेसी रेट है, मतलब 69% जो है वो मेल का साक्षरता है, इस जनजाति के पुरुषों का साक्षरता। ठीक, 69%। जबकि जो फीमेल का साक्षरता है वो है 48.8%, 48.8% फीमेल का, महिलाओं का साक्षरता। जनजाति का अगर साक्षरता बोले तो कितना लेना है, 59.1% लेना है। ठीक, अब उसी जनजाति में मेल और फीमेल में तोड़ना है, तो मेल में कितना लेना है, 69.7% लेना है। फीमेल में आपको क्या करना है, 48.8 आपको लेना है। ठीक, मतलब पहले आपने आदिवासियों का निकाला, फिर पुरुष वर्ग का 69 निकाला, महिला का 48 निकाल दिया। ठीक, और 7 और 8 डाल देना, 69 और 48 लमसम डाटा याद हो जाएगा। मेल का 69 और फीमेल का 48, 7 और 8, ऊपर में 7 और नीचे 8 दशमलव लगा करके। ठीक, बहुत ईजी है ना, 59, 69, 48 ऐसा याद रख लेना। 1, 7, 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है। ठीक, अब 2011 की जनगणना के बाद हुआ क्या, पहले सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति में उरांव का नाम आता था। आपने बहुत सारे पेपर देखे हैं ना, सबसे शिक्षित जनजाति कौन है, सबसे साक्षर जनजाति कौन है। तो सबसे साक्षर जनजाति में पहले हम उरांव को लेते थे। ठीक है, सबसे साक्षर जनजाति में पहले, लेकिन आज के डेट में सबसे साक्षर जनजाति में हल्बा को लिया जाता है। अब हल्बा को क्यों लिया जाता है, हल्बा का जो प्रतिशत है, अगर परसेंटेज में पूछे साक्षरता का, तो वो है 76.2%। हल्बा का कितना प्रतिशत है, तो 76.2%। ये सर्वाधिक साक्षर जनजाति है वर्तमान में हल्बा। दूसरे में प्रधान है, प्रधान का 70.7% है। कितना, 70.7%। ये किसका है, प्रधान का है, ये हल्बा का। और तीसरे नंबर पे है उरांव का। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उरांव को पहले सबसे साक्षर जनजाति के रूप में लिया जाता था, लेकिन आज वर्तमान में प्रेजेंट में हल्बा को सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति लिया जाता है। अब ये तो हो गया सर्वाधिक पहले में, और दूसरे में, तीसरे में। अब हम ये देखेंगे सबसे न्यूनतम साक्षर जनजाति कौन है, कौन सी वो जनजाति जो सबसे कम मतलब साक्षर है, जिसकी परसेंटेज में सबसे कम जनसंख्या है, समझ लो साक्षरता के रूप से। तो न्यूनतम में सौता लेना है आपको। सौता जनजाति 33% जो है साक्षरता के साथ में राज्य में रजिस्टर्ड है या नोटेड है, कि इतने जब 2011 में जब जनगणना हुआ तो सौता को सबसे न्यूनतम जो है साक्षर जनजाति के रूप में रजिस्टर करके रखा गया हुआ है। अब ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग गोंड को देखते हैं तो जो छत्तीसगढ़ है वो गोंड प्रधान सोसाइटी है ना। यहाँ की जो जनजाति है उसमें सबसे ज़्यादा जो है गोंड लोग ही हैं। ठीक है, लगभग 42 लाख के आसपास। तो आपको क्या करना है, उसका साक्षरता याद रखना पड़ेगा 56.7%। आप कैसे याद करोगे, एकदम ईजी है।
गौड़ का साक्षरता अब कभी भूल ही नहीं सकते। क्यों जी? है देखो 5 6 7, कभी भूलोगे? 5 6 7 5 6 7 5 6 7, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो गौड़ का साक्षरता कितना है? 5.6.7 मतलब 56.7567। ठीक। बैगा, बैगा का भी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि गोदना प्रिय जनजाति है। बैगा जो है पुरोहित का काम करती है ना, और विभिन्न प्रकार के व्यवहार, कृषि, ये सब चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बैगा का साक्षरता कितना है? लिटरेसी रेट है 40.6% है। कितना है? 40.6%। साक्षरता आपसे बन जाएगा, इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। साक्षरता किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति सरल भाषा में जो अपना नाम लिख ले, जो दूसरे का नाम पढ़ ले, ठीक, जो लिखने तथा पढ़ने में सक्षम हो, वो साक्षर कहलाता है। जनजातियों में 59.1% साक्षरता है, जिसमें मेल का और फीमेल का, मेल का देखो कितना है, आप लोगों को याद हो गया होगा, जस्ट मैं बताया, मेल का 69.7%, फीमेल का 48.8%। एसटी का टोटल 59.1%, फिर मेल में तोड़ना 69.7 और फीमेल में 48। ठीक। हलबा का 76.2% में तोड़ना, हलबा का 76.2 में, प्रधान का 70.7 में तोड़ना। ठीक है। गौड़ का भी बताया हूँ 5 6 7 मतलब 56.7, बैगा का 40.6। सबसे कम में सौता बताया हूँ 33%। बिल्कुल ये सब आपको मेरी तरह रटा जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। अब हम लोग जनजाति के और भी तो अपन कर लिए, अब हम लोग जनजाति का मेन चरण यहाँ से चलना चालू कर रहे हैं। ठीक है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। विशेष पिछड़ी जनजाति को, तो विशेष पिछड़ी जनजाति को पीटीजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स या विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में अब हम लोग आपको देखना है, पीटीजी। तो भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है, उन्होंने क्या किया था? एक सर्वे किया। भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सर्वे किया और भारत के 532 भारत के 532 जो समुदाय हैं, जनजाति समुदाय, और उसके उपजातियों का चिन्हांकन किया। 532 में उन्होंने क्या किया? 75 जनजाति को पीटीजी के कैटेगरी में रखा, और छत्तीसगढ़ में 75 में से 5 केंद्र सरकार ने दिया और 2 राज्य सरकार ने घोषणा कर दिया। ठीक। तो टोटल छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कहे तो आपको 7 लेना है, 5 और 2 7 लेना है। और 5 कौन कौन से हैं? तो बताया अबुझमाड़, अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। ये 5 जनजाति केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया, यह घोषणा किया, और 2 जनजातीय राज्य सरकार ने भूंजिया और पंडो करके घोषित किया। आगे अपन इसमें चर्चा करेंगे। ठीक। अब भैया ये बात आती है कि किस जनजाति को, अपन किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति जब घोषित करते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो जो पीटीजी की जो विशेषता है उस 4 प्रकार से आप उसको विशेषित कर सकते हैं। पहला, उसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के लिए क्या क्या बातें हैं, तो मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये सब किसी भी बुक में इतना आसानी से मिलेगा नहीं, बहुत मेहनत करके इसको तैयार किया है मैंने। जैसे कि अभी कल ही बताया था मैं कि वह जनजाति जो भगवान बुद्ध को की पूजा करती है वो कौन से राज्य में रहते हैं, तो बताया था ना, अरुणाचल प्लस उत्तराखंड। वो सब अभी क्लास आपको करना है, तो ये सारे मेहनत से मिलता है। सब किसी एक कंटेंट एक जगह मिल नहीं जाएगा, बहुत सारे किताब से पढ़ना पड़ता है, फिर एक जगह इंटीग्रेट करना पड़ता है, फिर आप लोगों के लिए क्लास लेना पड़ता है। तो क्या विशेषता होनी चाहिए? तो एक तो पहला विशेषता, कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था। जो जनजाति किसी अर्थव्यवस्था में अगर लिप्त है तो उसकी अर्थव्यवस्था, मान लो आज वो खेती कर रहा है तो खेती के पहले उसका क्या अर्थव्यवस्था था, उस चीज़ को ध्यान दिया जाता है। दूसरा, एक तो पहले तो आपको भूलना नहीं है कि कृषि के पूर्व की जो अर्थव्यवस्था थी उसको ध्यान में दिया जाता है पहला, तभी उसको जनजाति बनाया जाएगा, कृषि की पूर्व की अर्थव्यवस्था का मेजरमेंट करके। दूसरा, जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है, जनसंख्या को देखा जाता है कि उस जनजाति की जनसंख्या स्थिर है, मतलब एक कहना चाहिए कि कांस्टेंट लेवल पे चल रही है या घट रही है, ऐसा नीचे। ये 2 बात का ध्यान दिया जाता है। या तो आपको देखना है कि उसकी जनसंख्या स्थिर होनी चाहिए या तो उसकी जनसंख्या घट रही है, तब उसको कहना चाहिए विशेष पिछड़ी जनजाति में लिया जाएगा। ये 2 मैंने पैमाना आपको या मापदंड आपको बताया। तीसरा जो इसका मापदंड है वो है लिटरेसी रेट या साक्षरता।
किसी भी स्थिति में 2% से अगर कम हो तभी उसको विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित या शामिल किया जाएगा। ये 3 हमने कहना चाहिए मापदंड पढ़ लिया। चौथा मापदंड अगर हम देखते हैं तो एक है पृथक्करण या सेपरेशन। वो अपने आप को मानवीय गतिविधियों से सेपरेट करके रखते होंगे। किससे? तो वो स्वयं को मानवीय गतिविधियों से क्या करके रखते होंगे? सेपरेट करके रखते होंगे। तो ये 4 विशेषताएं हैं माय डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय मानव सर्वेक्षण ने 532 में 75 को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित जो किया था, वो 75 जनजाति को घोषित करने का जो आधार बनाया था, ये 4 प्रमुख बिंदु को आधार बनाया था। कृषि के पहले की अर्थव्यवस्था क्या थी? जनसंख्या क्या स्थिर है या घट रही है? साक्षरता 2% से अगर कम है तभी उसको शामिल किया जाएगा। और पृथक्करण वो मानवीय गतिविधियों से लिप्त ना हो, ये 4 पैमानों को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके उद्देश्य क्या है? क्यों इसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करते हैं? ताकि उसको मुख्य धारा से क्या किया जा सके? जोड़ा जा सके। दूसरी बात, 75 जो जनजाति है, 75 विशेष पिछड़ी जनजाति है, मैं बताया ना 532 में से 75 को चिन्हांकित किया गया करके। तो 75 विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक पीटीजी जो है, वो पीटीजी जब से प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? सर्वाधिक कहाँ है जो पिछड़ी हुई है? तो उड़ीसा की जनजाति जो है वो कहना चाहिए जो पीटीजी जो समूह है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पिछड़ा हुआ है वो यहीं उड़ीसा में, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक। और जब अब बात आती है, ये तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया, जब बात आती है छत्तीसगढ़ की तो अपन क्या करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। छत्तीसगढ़ में 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है। केंद्र ने 5 को और राज्य ने 2 को। केंद्र ने जो 5 जनजाति को शामिल किया है विशेष पिछड़ी जनजाति में, वो कौन कौन सा है? अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर, बैगा और कोरवा। कोरवा में क्या है, आपको 2 बातें याद रखना है। जो कोरवा जनजाति है, एक पहाड़ी और एक दिहाड़ी, इसके 2 उपवर्ग होते हैं, 2 इसके भाग होते हैं, 2 प्रकार के कोरवा होते हैं, है ना। तो कोरवा 2 प्रकार के होते हैं। जो पहाड़ी कोरवा होता है वो पहाड़ों के ऊपर निवास करते हैं, ठीक है, ऊंचाई में। और जो दिहाड़ी कोरवा है वो मैदानों पे निवास करते हैं। तो आपको क्या बोलना है? आपको ये बताना है कि कोरवा जो जनजाति है उसके पहाड़ी कोरवा को शामिल किया गया है, ठीक है। मैं कोरवा समझाने के लिए लिखा हूँ ताकि पहाड़ी और दिहाड़ी में आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो केंद्र में 5 जनजाति केंद्र ने घोषित किया है। अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर, बैगा और कोरवा का पहाड़ी कोरवा वाला जो सेगमेंट है उसको। तो टोटल 5 जनजाति, कोरवा में 2 होता है, पहाड़ी और दिहाड़ी। पहाड़ में रहने वाले को पहाड़ी, दिहाड़ी मतलब जो है आपके मैदान उदान में निवास करते हैं उनको दिहाड़ी कहा जाता है। दूसरा, राज्य ने 2 घोषित किया है, एक भुंजिया हो गया और एक पंडोप हो गया। एक भुंजिया को और दूसरा पंडो बोलो या पंडोप बोलो, उसी को पंडो बोलते हैं, उसी को पंडोप बोलते हैं। ये दूसरा जो वाला है। तो टोटल इस तरह से 5 और 2 7 जनजाति हमारे पास है छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में आती है। अब मैंने 5 जनजाति बताया, अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर, बैगा और कोरवा का वह खंड जो पहाड़ी कोरवा के अंतर्गत आता है, अर्थात कोरवा लिखो या पहाड़ी कोरवा लिखो, ठीक है। दिहाड़ी कोरवा को नहीं घोषित किया है, बस वो मैदान में रहते हैं। अब थोड़ा सा उन लोग संपन्न होना चालू कर दिए हैं। अब हम पहले जनजाति को उठाते हैं, तो कौन सा है? अबुझमाड़िया को। यहाँ पे इस बात को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब यहाँ से अबुझमाड़िया हमारा चालू होने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट को किसी एक किताब में, एक बुक में आप नहीं पाओगे, नहीं तो आप सर्च करके देख लेना। ये पूरा सेगमेंट एक किताब में आपको नहीं मिलेगा, आपको 4 से 5 सेगमेंट पढ़ना पड़ेगा। सरकारी किताब पढ़ना पड़ेगा, टीके वैष्णव पढ़ना पड़ेगा, है ना, डीपीआर में भी जाना पड़ेगा, आपको सरकारी जो विभाग है उसके आंकड़े एकत्र करना पड़ेगा, तब जा करके, और आपको टीबी नायक साहब की किताब भी देखना पड़ेगा, तब जाके आप इतना फैक्ट को पाओगे। और इससे विशेष पिछड़ी जनजाति में अबुझमाड़िया से इससे हर क्वेश्चन बनेगा। पूरे मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन बनेगा, हर फैक्ट बनेगा। पीएससी में 8-10 क्वेश्चन आते ही हैं जनजाति के। 8 क्वेश्चन आए तो सीधा 16 नंबर, और एक क्वेश्चन गलत हो तो अब कई हज़ार, 5 से 7 हज़ार लोगों से पीछे चल दोगे एक क्वेश्चन गलत हुआ तो। इसलिए ध्यान से पढ़िए और हाँ नोट करते जरूर जाइए। अगर आपको लगता है कि कुछ समय पे आप नोट कर लेंगे तो आप नोट कर लेना, मैं मिटाऊंगा नहीं। मैं क्लास लेने के बाद इधर आऊँगा, आप स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। मैं फ्रंट व्यू से हट जाऊँगा और आप स्क्रीनशॉट मार लेना। अब अपन यहाँ पे
चालू करते हैं अबुझ माड़िया। अबुझ का अर्थ क्या होता है और माड़िया क्यों कहते हैं, अब आपको बताऊंगा। अब देखना, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताना चाहूँगा, ठीक है। अबुझ जो है उसका अर्थ होता है अज्ञात। आप लोग तो सब जानकार लोग हो भाई, मोबाइल चला रहे हो, व्हाट्सअप फेसबुक चला रहे हो, आप लोग तो अबुझ हो नहीं सकते, है ना। बोलते हैं ना कि हे प्रभु ताके जुग पद कमल बनाऊं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, कि मेरे प्रभु ताकि जुग पद कमल बनाऊं, है ना, मैं अपना पूरा युगों तक आपके चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दूं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, और आपकी कृपा रहे कि मैं निर्मल मति एक अच्छा बुद्धि में पाऊं, है ना। लेकिन मैं तो अबुझ की बात कर रहा हूँ, अज्ञात की। अज्ञात आदमी इतना श्लोक इतना मंत्र थोड़ी पढ़ेगा। सीधे साधे तरीके से ज़िंदगी को जीवन यापन करने वाले जो अबूझ लोग होते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। हुआ क्या था कि जो गौड़ समाज है या गौड़ जो कहना चाहिए कि जनजाति है, उसी की उपजाति होती है माड़िया। गौड़ों की उपजाति होती है माड़िया। सामाजिक डर से या सामाजिक वेदनाओं के कष्टों से बचने के लिए माड़िया युगल ने क्या किया, गौड़ माड़िया युगल ने, प्रेमी युगल ने भाग करके या सह पलायन करके, सरल भाषा में सह पलायन, उसको बिथेर विवाह भी बोलते हैं। तो बिथेर विवाह करके दो प्रेमी युगल ने भाग करके वो क्या किए, जाके जंगल क्षेत्र में नारायणपुर के बस गए और वहाँ बसने के पश्चात उनके जो वंशज आए या उनके जो कहना चाहिए जेनेटिक्स सामने देखने को मिले, वही अपने आप को अबुझ धन माड़िया अर्थात अज्ञात व्यक्ति जो जंगल में रह रहा है, जिसको दिन दुनिया का कोई जानकारी नहीं है, आपके जैसा फेसबुक व्हाट्सअप नहीं चलाता था वो, है ना। तो वो अज्ञात व्यक्ति जो है अपने आप को अबुझ बोल करके माड़िया को बता रहा है कि हम किसकी पूर्वज हैं, माड़िया की। और माड़िया कौन है, तो गौड़ हैं। माड़िया कौन है, तो गौड़ों की उपजाति को माड़िया कहा गया। तो दो प्रेमी युगल भाग करके या सह पलायन विवाह या बिथेर विवाह करके चले गए माड़िया क्षेत्र में, और उसके पश्चात जो भी उनके वंशज आए, जो भी उनके संतान आए, वो अपने आप को अबुझ माड़िया कहलाए या कहा। ठीक, अब अबुझ का मतलब अज्ञात, जो अभी मैं बताया, नारायणपुर में ये निवास करती है अबुझ माड़िया जनजाति। ठीक है, वैसे तो बस्तर के हर क्षेत्र में रहती है, लेकिन सर्वाधिक जो है 95% जो जनसंख्या है नारायणपुर में निवास करती है। अब जब नारायणपुर में आप प्रवेश करें ना, तो वहाँ पे एक ओरछा नामक तहसील आता है। तो ओरछा तहसील को ही प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसका, अबूझमाड़ का या नारायणपुर का। कई जगह नारायणपुर लिखा है, कई जगह अबूझमाड़ का, लेकिन आपको लेना है क्या, अबूझमाड़ को लेना है। आपको अगर पूछा जाए कि अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आपको लेना है क्या, ओरछा लेना है। ठीक, दूसरी बात, ये जो विवाह करते हैं, विवाह दो प्रकार का होता है। एक बिथेर विवाह, जिसको अभी मैं बताया, दोनों आपसी सहमति से सह पलायन कर लेते हैं, बिथेर को सह पलायन कहते हैं। दूसरा है ओडियता विवाह या घुसपैठ विवाह। ठीक है, ओडियता का मतलब घुसपैठ, या लड़की जबरन जाके लड़के के घर में बैठ जाती है। ठीक है, वो घुसपैठ विवाह कहलाता है। तो पहला जो है विवाह है बिथेर विवाह करते हैं, जो कि सह पलायन या आपसी सहमति से किया जाने विवाह वाले विवाह को बिथेर या सह पलायन कहते हैं। और ओडियता विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें घुसपैठ के विवाह किया जाता है। अब जब बात आती है अबूझमाड़ियाओं की सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताओं की, तो हम थोड़ा सा आगे अब यहाँ से बढ़ेंगे। अब देखना, ये कंटेंट में आपको सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं दिखेंगे। जैसे कि अबूझमाड़ियाओं के समाज में किसी की मृत्यु हो गई या किसी का देहांत हो गया, तो वो मृतक स्तंभ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मृतक स्तंभ लगाते हैं। और स्तंभ का क्या नाम है, तो हनाल गडिया, हनाल गट्टया भी बोलते हैं, हनाल गडिया भी बोलते हैं उस स्तंभ को। और वो स्तंभ जो है 8 फीट का लंबा होता है और 4 फीट का वो गोला होता है। ठीक है, 4 फीट का गोला होता है स्तंभ और 8 फीट का लंबा स्तंभ लगाया जाता है। किसमें, तो अबूझमाड़िया लोग हनाल गट्टया लगाते हैं या अनाल गट्टया लगाते हैं, वही मृतक स्तंभ होता है। दूसरी बात, फिर सामाजिक विशेषता में अगर हम इनके घुसें, तो मृत्यु होने के बाद मृत्यु के तीसरे दिन ये भोज का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं, मृत्यु के तीसरे दिन ये भोज का आयोजन करते हैं। भोज भाई सामान्यतः देखा जाता है कि जो
जो विकसित समाज है वो क्या करता है, मृत्यु के 10वें दिन भोज का आयोजन करता है। लेकिन ये जो अबुझमाड़ियाँ हैं ज़्यादा विकसित तो है नहीं, सांस्कृतिक विशेषताएं भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन लोग क्या करते हैं, मृत्यु के तीसरे दिन अपने भोज का आयोजन करते हैं और 3 दिन में अपना भोज को निपटा करके, उनका कहना चाहिए कि गांव के जो इनके माझी होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं उनको बुला करके मृतक का उनके आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपका हो गया जो इनकी सांस्कृतिक विशेषता था। अब थोड़ा सा इनकी आर्थिक विशेषता में भी पहलू मैं आपको डालना चाहूँगा। जैसे कि वो जब धान वान की खेती करने के बाद जब उसको संग्रहण करते हैं ना, सामान्यतः आप तुम्हारे घर में हमारे घर में क्या रहता है, कोठी होता है धान का, जिसमें धान को हम लोग रखते हैं ना, भंडार करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, सभी रखते हैं ताकि आने वाले समय पे अपने जीविका को चला लें। तो वैसे जनजातीय लोग जो संग्रहण करते हैं, अबुझमाड़िया लोग, वो क्या कहलाता है, लोनू कहलाता है। लोनू, लोनू में क्या करते हैं, संग्रहण का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। अब बात आर्थिक विशेषता की आ गई कि भैया संग्रहण का कार्य, तो हम कृषि को देखेंगे। ठीक, कृषि जो करते हैं वो पेद्दा कृषि करते हैं। अबुझमाड़िया लोग पेद्दा कृषि करते हैं। और किस जगह पे करते हैं, जैसे कि नरेश, मुकेश, पूजा, ललिता, माधवी, गोमती, काजल, आप सब लोगों के गांव में क्या होता होगा, जब धान मिसाई होती होगी तो आप कोठार में या बियारा में उसका करते होगे, है ना, या रेघा दे देते होगे या खुद कर लेते होगे। तो इन लोग क्या करते हैं, जो कृषि करते हैं ना, पेद्दा कृषि से जो धान लाते हैं, ठीक है, उसको जहाँ पर रखते हैं उसी कोठार को या ब्यारा को जहाँ कृषि कार्य होता है उसको कघई कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके कृषि कार्य को कघई कहते हैं। और हम लोग अपने सरल भाषा में क्या बोलते हैं, ब्यारा, कोठार बोलते हैं ना। तो वैसे ही इन लोग अपने भाषा में क्या करते हैं, अपनी स्थानीय भाषा में अबुझमाड़िया लोग कोठार या ब्यारा को कघई कहते हैं। अब धीरे से यहाँ पे सांस्कृतिक विशेषता या सामाजिक विशेषता थोड़ा को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा एक्सपांड करते हैं इस सामाजिक विशेषता को। अब इनके यहाँ बैठक जो स्थल होता है, जब मेहमान आता है तो जिस जगह पे मेहमान को बैठाया जाता है वो अगहा कहलाता है। अगहा क्या कहलाया जाता है, अगहा कहलाता है। जैसे आपके यहाँ कोई बैठक कक्ष में कोई आता है तो आप सोफा फॉर्म बैठाते हो, सामने डाइनिंग रूम बनाते हो, है ना। तो ये क्या है, अबुझमाड़िया लोग अगहा में सेवा सत्कार करने के लिए अपने गेस्ट को बैठाते हैं। ठीक, अब उनको खाना खिलाना पड़ेगा, तो खाना कहाँ से बनेगा, तो रसोई से। तो आमतौर पर आपके और हमारे रसोई के हम किचन कहते हैं सरल भाषा में। लाल बंगला के बारे में भी हम लोग देखे हैं, भुंजिया बोलते हैं ना लोग, उसी तरह से इनके रसोई को आंगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, अबुझमाड़ियाओं के रसोई को आंगड़ी कहते हैं। और मान लो मेहमान रुक रहा है या उनका परिवार रुक रहा है, 2-4 दिन मेहमान नवाजी उनका करेंगे, तो मेहमान को कहाँ रखाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, तो शयन जो कक्ष है या सोने के कक्ष है उसको अल्पांजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पांजी कहते हैं। ध्यान देना, ये इतना सारा डेटा आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में आप ढूंढ लेना। बहुत मुश्किल से इसको मैं तैयार की हूँ, सब बुक को एक जगह समाहित की हूँ, इसलिए ईमानदारी से पढ़ो और हंसते हंसते एंजॉय करते पढ़ो। यार दीपक सर तो पूरा एफर्ट लगा देते हैं, आप बस ईमानदार रहिए। मुझे पूरा भरोसा है आप जिस तरीके से चैनल को सपोर्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, ये ज़रूर आपको कंटेंट आपका एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, और इतना डिटेल में कोई किताब में लिखा भी नहीं है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया हूँ। ड्यूटी से आओ, फिर थको, फिर उसके बाद परिश्रम के साथ में भिड़ो, पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ाने के लायक बनो, तब जाके आपको एक वीडियो दे पाता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए करके, यही तो रीज़न है। अब बैठक कक्ष को इन लोग क्या करते हैं, जहाँ पे मेहमान बैठता है उसको अगह कहते हैं, रसोई को आंगड़ी कहते हैं, शयन कक्ष या सोने के कक्ष को अल्पांजी कहते हैं। और दूसरा बात, जिसमें बैठते हैं, सरल भाषा में लोग चटाई बोलते हैं ना, उसको इन लोग पवई कहते हैं। चटाई को क्या कहते हैं, पवई कहते हैं। अब थोड़ा सा और हम लोग बात करें जैसे सांस्कृतिक और विशेषताओं में, इनके कल्चरल एक्टिविटी में, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा विकसित जो समाज होता है बच्चों को डिलीवरी संस्थागत कराता है ना, अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में, आंगनबाड़ी में या कहीं और। तो इन लोग क्या करते हैं, अबुझमाड़िया लोग संस्थागत प्रसव ना करा करके एक अपनी सामाजिक विशेषता है इनकी, कुरमा में ये प्रसव कराते हैं। किसमें, कुरमा, कुरमा में ये प्रसव कराते हैं। और उस कक्ष को घर से थोड़ा बाहर रखा जाता है, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो नाल को काट करके उसी जहाँ पे बच्चा डिलीवरी लिया है उसी कुरमा में ही उसको दबा दिया जाता है, बच्चे के नाल को जो नाभि से निकलता है। ठीक है, तो
इस चीज़ को याद रखिए कि इनका जो प्रसव कक्ष है वो कुरमा कहलाता है। पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? माझी कहते हैं, जो इसकी जाति पंचायत का संचालन करता है और उसके प्रमुख को माझी कहा जाता है। दूसरा, अगर इनका इलाज उलाज या तंत्र मंत्र का जब बात आता है तो वो गायता या सिरहा जो है तंत्र मंत्र का कार्य करता है या तंत्र मंत्र से उपचार वगैरह करता है। तंत्र मंत्र से कहना चाहिए कि फूका झाड़ा का काम करता है। कौन? गायता या सिरहा। कभी गायता लिखता है तो कभी सिरहा लगता है, लेकिन दोनों जो है गायता और सिरहा जो है तंत्र मंत्र से झाड़ फूका कार्य करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पहलू में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि अबूझमाड़िया का साक्षरता वर्तमान में 2011 के बाद 2011 में 19.25% हो चुका है। अब आप कहेंगे सर जनजाति की विशेषता में साक्षरता 2% से कम होनी चाहिए, आपके मन में आ रहा होगा ना। तो ये जो सेगमेंट है वो उतना था, लेकिन अभी ये बढ़ के इनमें सरकार के विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण इनकी साक्षरता 19.25% हो चुकी है। लेकिन पहले साक्षरता जो है इनका 2% से कम था, जो कि अब जो है 19.25% हो गई है। और ये आंकड़ा मैं कहाँ से पाया? तो टी.के. वैष्णव साहब के बुक में मैं पाया। किस में पाया? टी.के. वैष्णव साहब के सरकारी किताब में, गवर्नमेंट की जो बुक है उसमें ये जानकारी मेरे को मिला कि उसमें लिखा स्पष्ट कि इनका जो साक्षरता है वो 19.25% हो चुकी है। वर्तमान में अबूझमाड़ियाओं की साक्षरता कितना हो चुकी है? 19.25% हो चुकी है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं इसके पर्व वर्व के बारे में। तो ये जनजाति जो है अबूझमाड़िया वो कांडा बरा या पुष्प विवाह का पर्व मनाते हैं। पुष्पों का आपस में विवाह कराते हैं और इसे कौमार्य पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो कौमार्य पर्व के नाम से जाना जाता है उस पर्व का नाम है कांडा बरा। ठीक है, कांडा बरा जनजाति को क्या कहते हैं? तो पुष्प विवाह कहते हैं, और उसी पुष्प विवाह को कौमार्य पर्व कहा जाता है। दूसरा, ये 3 प्रकार के प्रमुख नृत्य इसमें प्रचलित है। ठीक है, 3 प्रकार के प्रमुख नृत्य इसमें प्रचलित है। जो डांस करते हैं इन लोग अबूझमाड़िया लोग, 3 प्रकार के नृत्य प्रचलित है। पहला, ये पंडुम नृत्य करते हैं। क्या? पंडुम नृत्य। दूसरा, कोटकी घोड़ा नृत्य भी करते हैं। अबूझमाड़िया लोग कोटकी घोड़ा नृत्य करते हैं और पंडुम नृत्य करते हैं। और तीसरा, ककसाड़ नृत्य करते हैं। अब देखिए, मैं तो इसको आपको बताया तो वो नृत्य बताया, ध्यान दीजिए जो नृत्य है पंडुम, कोटकी घोड़ा और ककसार, ये तो नृत्य है ही है, लेकिन ये पर्व भी है। क्या है? पर्व है। पंडुम पर्व आया तो पंडुम नृत्य किया, कोटकी घोड़ा पर्व मनाते हैं तो कोटकी घोड़ा नृत्य करते हैं, ककसाड़ पर्व मनाते हैं तो ककसाड़ नृत्य करते हैं। समझ रहे हो ना? तो प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि पंडुम पर्व कौन मनाता है? आपको अबूझमाड़िया ले लेना है। पंडुम नृत्य कौन करता है? अबूझमाड़िया ले लेना है। कोटकी घोड़ा पर्व कौन मनाता है? अबूझमाड़िया ले लेना है। कोटकी घोड़ा नृत्य कौन करता है? अबूझमाड़िया ले लेना है। ककसाड़ पर्व कौन मनाता है? ककसाड़ नृत्य कौन करता है? आपको अबूझमाड़िया ले लेना है। हम लोग बोलते हैं ना होली में डंडा नृत्य करते हैं, तो डंडा नृत्य, होली डांस, होली नृत्य, ये सब तो वही सब चीज़ें हैं कि पर्व को नृत्य के नाम से बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ है, अबूझमाड़िया में तुम्बा का विशेष महत्व है। प्रश्न आया था एक बार, तो किस जनजाति में तुम्बा का, जो तुम्बा हम लोग कहते हैं खाते हैं ना, उसी को तुम्बा, ठीक है, तुम्बा शब्द का चर्चा हुआ था कि तुम्बा का विशेष महत्व किस जनजाति में है? तो अबूझमाड़िया में तुम्बा का विशेष जनजाति है। और इनके बारे में किसने बताया था अबूझमाड़िया के बारे में? तो द अबूझमाड़िया एक लेख था, द अबूझमाड़िया एक लेख था जिसको टी.बी. नायक साहब ने बताया था। नायक साहब ने बताया था कि जो अबूझमाड़िया है वो माड़ी बोली बोलते हैं। क्या बोली बोलते हैं? तो माड़ी बोली बोलते हैं। माड़ी बोली बोलते हैं। अबूझमाड़िया क्या बोलते हैं? तो माड़ी बोली बोलते हैं। अबूझमाड़िया के बारे में तो टी.बी. नायक साहब ने कहा था कि ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। किस में आता है? तो अबूझमाड़िया जो है ये द्रविड़ परिवार में आता है, द्रविड़ भाषा परिवार। मैं भाषा परिवार पढ़ाऊँगा, अभी तो शुरुआत है। तो अबूझमाड़िया द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। और टी.बी. नायक साहब ने कहा था कि अबूझमाड़िया जो है जहाँ कृषि करते हैं उसको कघई कहते हैं, और ये पेंदा कृषि करते हैं। अगहा जो होता है बैठक स्थल होता है, आंगड़ी को रसोई कहते हैं, और जहाँ पे धान का संग्रहण करते हैं उसको लोनू कहते हैं। और इसी लोनू में, जो मैं लोनू आपको बताया, इस लोनू में ये मानते हैं कि इस कोठी में इसके कुल देवता का निवास होता है। किसका?
कुल देवता का निवास लोनों में होता है। अबुझमाड़िया के बारे में टीबी नायक साहब कहते हैं कि ये जो जनजाति है, ये पंचायत जो होता है ना, पंचायत का मुखिया माझी होता है, और प्रसव कहाँ होता है तो कुरमा में होता है। ये सब प्रमुख जनजाति के बारे में मैंने पूरा, देखो इधर साक्षरता बेसिक समझा दिया। सर्वाधिक जो है कौन सी जनजाति साक्षर है, सबसे कम जो साक्षरता किसका है, गोंड का 5.67, बैगा का 40.6। पीटीजी जो है कैसे इतना हमारे पास आया, तो भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 532 जाति और जनजाति के उपजातियों का शोध किया, जिसमें 75 को पीटीजी में रखा, जिसमें से 7 जो है हमारे पास है, 5 केंद्र ने दिया। राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो किसी भी जनजाति को विशेष जनजाति में या जनजाति में घोषणा करके उनको लिस्टेड कर सके, और 2 जनजाति को राज्य ने घोषित किया। कुल 7 है। और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेष पिछड़ी जनजाति का 4 विशेषताएं हैं। पहला कि अगर वो कृषि कर रहा है वर्तमान में, तो कृषि के पूर्व की अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए। दूसरा, जनसंख्या जो है उसका कहीं स्थिर है या घट रही है, वो दोनों को आकलन किया जाएगा। तीसरा, साक्षरता 2% से अगर कम हो तो उसको लिस्टेड करो। चौथा, पृथककरण या खुद को सेपरेट कर देते होंगे, किससे, तो मानवीय गतिविधियों से। इसका उद्देश्य क्या है, तो मुख्य धारा से खुद को जोड़ सकें, है ना। सरकार इसको प्रयास कराती है कि ये स्वयं को मुख्य धारा से जोड़ सके, इसलिए योजना बना के इनको लाभान्वित करती है। अब 75 जो जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति, भारत में 75, उसमें सबसे पिछड़ा अगर कोई जनजाति है तो सर्वाधिक पिछड़ा जनजाति उड़ीसा में है, दूसरा आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताया 5 जो है केंद्र के द्वारा घोषित, 2 राज्य के द्वारा घोषित। तो 5 कौन सा, अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा। कोरवा का पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ों में निवास करती है, देहड़ी कोरवा जो मैदानों में निवास करती है। और राज्य ने 2 घोषणा किया, भुंजिया और पंडो को। फिर ये टोटल जो है अबुझमाड़िया जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। इतना काफ़ी है, आप इसको पूरा पढ़ लो, नोट कर लो। अब एक चीज़ और यार, एक लेक्चर बनाने के लिए, एक लेक्चर को शूट करने के लिए सिंपल सस्ता तो सेटअप में, मतलब कोशिश करने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता है। कैसे लगता है, पहले तो पूरा कंटेंट आपको अरेंज करना पड़ेगा, दूसरा पूरे कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तीसरा उसको पढ़ाने के लिए समझना पड़ेगा, और तब जाके आप पढ़ा पाते हो। तो इतना जब मेहनत हम करते हैं ना, तो आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनता है। और हाँ, आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, तो इसीलिए लाइक करना कम ना करें, लाइक करें, मोटिवेशन को बढ़ाएं, और कमेंट प्रॉपर करते रहें, आपके सकारात्मक सुझाव देते रहें कि दीपक सर अपने टीचिंग में और क्या जोड़े, और कैसे इम्प्लीमेंट करें, और कैसे आप क्लास चाहते हो। एक सकारात्मक सुझाव दो ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और अगर कोई गलती हो रही है तो वो भी बताओ कि सर आप इस चीज़ को गलत बताए हो, मेरे को मैसेज करो, स्क्रीनशॉट मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो ताकि मैं उसको और सुधार सकूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना। ये मृतक स्तंभ को याद रखना, हनाल गटिया को पूछा था, ठीक है। और बाकी चीज़ों को आप याद वाद करो, मेहनत करो, सबको शेयर करो। हमारा जो प्रयास है, पहल एकेडमी अभी तक, माधव पहल एकेडमी 60 बच्चों का सिलेक्शन करा चुकी है। कितने का, 60 बच्चों का छोटे मोटे पोस्ट में करा चुकी है। और मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं 500 बच्चों का सिलेक्शन कराऊँ, ये मेरा लक्ष्य है। इसीलिए मैं ड्यूटी के बाद जो भी समय मिलता है उसमें कुछ टाइम मैं परिवार को देता हूँ, कुछ पर्सनल लाइफ के लिए रखता हूँ, दोस्त यार, फैमिली, कज़न के लिए। उसके बाद का पूरा टाइम मैं एजुकेशन पे दे दिया हूँ, आप लोगों के एजुकेशन पे। इसलिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, आप जो है, हमें अभी हमारा 3 सीरीज़ चल रहा है, एक इतिहास का, भारत के इतिहास का, दूसरा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, और तीसरा छत्तीसगढ़ का जनजाति। तो तीनों का सीरीज़ आप चैनल में देखिए, एक एक करके डील कीजिए, कोशिश कीजिए कि सारे चैनल को, सारे कंटेंट को आप 2-2 बार रिविजन कर सकें। मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, पूरा निचोड़ लगा दिया, पूरा कंटेंट आपको देख लिया, जो एक बुक में इतना सारा जानकारी आपको नहीं मिलेगा। 5 से 7 बुक से मैं कलेक्शन करता हूँ, तब जाके आपको एक अच्छा जानकारी दे पाता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें, हम लोग को मोरल ड्यूटीज़ को थोड़ा, मतलब कहना चाहिए, इंक्रीज़ करने में हमारी मदद करें, और हमको आगे बढ़ाने में, हमको मोटिवेट करने में आप हमारा सपोर्ट करें, इंक्रीज़ करें आप हमारे किसको, तो टीचिंग को। तो वो कहाँ से आएगा, जब आप हमको मोटिवेट करेंगे तब आएगा। मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए 2.5 से 3 घंटा देना पड़ता है, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, तब तो हम पढ़ा पाएंगे ना,
ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरे उन स्टूडेंट को जो मेरा वीडियो स्टेटस में रखते हैं, मैं उसको पर्सनली थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल विभिन्न विभिन्न ज़िलों से मुझे फ़ोन आने लगा है, और कई तो आउट ऑफ स्टेट से भी फ़ोन आया था कि सर आप कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लो, ज्योग्राफी का क्लास लो, आप जो है जनजातीय भारत के संदर्भ में पढ़ाओ, ऐसा फ़ोन आया था। और वो सब क्रेडिट जा रहा है आपको, क्योंकि आप स्टेटस में रख रहे हो, आपके रिश्तेदार पूरे ऑल इंडिया हैं, ऑल सीजी में हैं, तो उन लोग देख करके फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करना है और पढ़ना है। तो मैं उनको चैनल में ज्वाइन कराया हूँ, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया हूँ, और फेसबुक का लिंक भी दिया हूँ, वहाँ पे भी ये सब डाला जाता है करके। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करके ना मनोबल बढ़ाओ, कमेंट अप करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। माधव पहल अकेडमी से दीपक सर, आप सबका अगेन मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।